कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों ने मुझे बताना है, हमने करा था कि टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? टैक्स बेनिफिट मिलेगा। किस पॉलिसी में? यूलिप में। ये क्या लाइव हो चुकी है क्लास? चल रही है लाइव? ओके, ठीक है। तो हमने कहा था यूलिप पॉलिसी में जो है आपको क्या मिलेगा? टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर हम कह रहे हैं टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो किस सेक्शन के अंडर मिलेगा? 80C। अगर 80C सेक्शन है, किस एक्ट का है? इनकम टैक्स एक्ट का है। सेम टाइम पे हमने कहा था कि IRDA की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। ये आपको एज अ रिकमेंडेशन पता चला था किस कमेटी की रिपोर्ट से? मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे। अच्छा चलो ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके लिए एक्ट कब आया फिर? क्या 93 में फॉर्मेशन होगी इसकी? तो फिर कब एक्ट आया इसका? 1999 में आया। फॉर्मेशन कब हुई इसकी? 2000 में फॉर्मेशन होगी। जब इसकी 2000 में फॉर्मेशन होगी तो इन्होंने कहा ये क्या है, एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? आपकी रेगुलेशन बनाएगी ताकि रिफॉर्म हो सके इंश्योरेंस सेक्टर में। किस सेक्शन के अंडर? 114A जो है सेक्शन किसका आपका? इंश्योरेंस एक्ट। और ये इंश्योरेंस एक्ट है किस ईयर का आपका? 1938 का। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर है? उसके अलावा आप मुझे बताओ LIC के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। GIC-RE के कौन है? दिवेश श्रीवास्तव। बातें समझ आ गई। IRDA के चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांड्या। क्या नाम है? देवाशीष पांड्या है। बातें समझ आ गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने भूलना नहीं है। अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, क्या है? एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये टाइप है किसका? आपका जनरल इंश्योरेंस का। किस टाइप की इंश्योरेंस करते हैं? क्रॉप इंश्योरेंस। क्या अदर सब्सिडरी का भी कोई इनमें क्या किसी तरीके का पार्टिसिपेशन है या कोई शेयर है? कितना है? GIC-RE। अगर हम बात करें GIC-RE तो इनका कितना % शेयर है? नाबार्ड का कोई शेयर है? अच्छा, उसके अलावा अदर सब्सिडरी के, यानी कि इन टोटल सबका कितना है? 100% हो जाएगा। कितनी बातें क्लियर है? उसकी ओनर कौन सी मिनिस्ट्री है? फाइनेंस। ECGC का ओनर कौन? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। बातें क्लियर होगी। सबसे लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस कौन सी कंपनी है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बातें समझ आ गई। उसके बाद आप लोग मुझे बताओगे GIC के अंडर चारों सब्सिडरी आती थी। पार्लियामेंट ने किस साल में बिल पास किया कि इनको डीलिंग करो? तो कब करा था? 2002 में। बातें क्लियर है। इंडिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल किस ईयर में फॉर्म हुई? किसने फॉर्म करी? कहाँ पे फॉर्म करी? क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? उसके बाद आप लोग मुझे बताओगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की पहली? ट्राइटन। कौन सी है? ट्राइटन। इसकी नेशनलाइजेशन कब हुई? 1972। एक एक्ट आया जिसका नाम क्या है? गिबना एक्ट। इसके थ्रू जो है आपके 1972 में नेशनलाइजेशन की बात उठी। किसकी? आपकी GIC की। LIC की कब हुई? 1956। परफॉर्मेशन किस ईयर में हुई? 1 सितंबर 1956। वहीं सेम टाइम पे GIC-RE इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब? 22 नवंबर 1972 में है। LIC और GIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आपने मुझे बताना है, हमने किया था यूनिटी इंडिया कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ पे है? चेन्नई, क्योंकि इसका सबसे यूनिक है। क्या बातें सबको क्लियर होगी? कोई डाउट तो नहीं है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। क्या कर रहे हैं हम? इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को जो है इंट्रोड्यूस किस ईयर में किया गया। तो एक आपका जो है एक स्कीम लेकर आए जिसका नाम क्या है? आपका इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन स्कीम। क्या नाम है? इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन स्कीम। और ये स्कीम आई किस ईयर में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो ये स्कीम आई आपकी 2017 में। कब आई? 2017। इसका मतलब इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की फाउंडेशन किस ईयर में की गई? 2017 में। बट सेम टाइम पे अगर आप नेट पे सर्च करोगे वहाँ लिख कर आएगा 1998।
इसका मतलब 1998 में ये बात आई थी कि फाउंडेशन होनी चाहिए, पर इनको पावर नहीं दी गई। क्या नहीं दी गई? पावर नहीं दी गई। इनको जो है एंटायरली पावर किस ईयर में दी गई? आपकी 2017। इसीलिए इसकी फाउंडेशन किस ईयर में हुई? 2017 में हुई। बातें क्लियर है? उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, इंडिया में कितने इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के ऑफिसेज जो है फंक्शनल है? तो आपको पता होना चाहिए कितने आपके 17 है। कितनी बातें क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की जो है आपकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो इसके लिए काउंसिल की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम है इंश्योरेंस काउंसिल। क्या नाम हो जाएगा? इंश्योरेंस काउंसिल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस इंश्योरेंस काउंसिल में कौन कौन पर्सन होंगे जो आपके अपॉइंट करेंगे? किसको? आपके बोलो किसको? किसके अपॉइंट? इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन हो जाएंगे? आपके IRDAI के कौन? चेयरमैन, जिनका नाम क्या है? देवाशीष पांडे है। पांडे नहीं, पांडा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे LIC के चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके कौन से? GIC RE के चेयरमैन। GIC RE के चेयरमैन के अलावा कौन आ जाएंगे? आपके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। किसके रिप्रेजेंटेटिव? गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे। तो ये सारे मिलके जो है अपॉइंट करेंगे किसको? आपके इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को। कितनी बातें सबको क्लियर होगी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आपने इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को अगर अपॉइंट कर लिया तो कितने साल तक रहेंगे? तो एक बार अपॉइंटमेंट होगी तो इनका टेन्योर होता है 3 इयर्स। कितना होता है? 3 इयर्स। क्या इनके टर्म की एक्सटेंशन हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, पर एक्सटेंशन होने के लिए भी एक कंडीशन है कि इनकी मैक्सिमम एज जो है 70 इयर्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर ये 70 साल के हो गए तो इनका जो है टर्म में एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर 70 से लेस है तो इनका टर्म पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। कि यहाँ तक इतनी बातें समझ आ गई। अगर हम बात करें इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इनका रोल क्या है। मान लो ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, इस पर्सन को हम हमेशा क्या कहते हैं? आपका इंश्योर्ड कहते हैं। इंश्योर्ड नहीं कहेंगे तो बेनिफिशियरी कहेंगे। तो ये पर्सन इंश्योर्ड है। मान लो इन्होंने जो है XYZ कोई भी, मान लो LIC से क्या ले ली? अपनी कोई पॉलिसी ले ली, यानी कि LIC क्या हो गया? आपका इंश्योरर हो गया। अब इस पर्सन का भी कुछ नाम रख लो। कोई पर्सन है जिसका नाम क्या है? राम है। इस राम ने क्या किया? इंश्योरेंस ली किससे? आपके LIC से। बट सेम टाइम पे क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने LIC ले ली, पॉलिसी ले ली किससे? आपकी LIC से। हुआ क्या? इनको कुछ टाइम बाद लगा जो LIC ने मेरे से जो है प्रोमिस किए उसके टर्म और कंडीशन जो है डिफरेंट है जैसी पॉलिसी मुझे लेनी थी। क्या कहा मैंने? टर्म और कंडीशन कैसे है? आपके डिफरेंट है जो इनको पॉलिसी लेनी थी। किसको? आपके इंश्योर्ड को। मान लो ये चाहते थे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो, पर ये चाहते थे कवरेज हो पूरी फैमिली की, पर हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी हुई है वो कंपनी ने सिर्फ इन्हीं की कर दी, अकेले पर्सन की। तो इसका मतलब वो टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए जो इंश्योर्ड ने लेनी थी। अब देखो समहाउ अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये अपील कंप्लेंट तो कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनका डिस्प्यूट हो जाएगा किससे? आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। कितनी बातें क्लियर होगी? तो इसका मतलब अब ये क्या करेंगे? अब दिखती बात है जो इंश्योर्ड होगा वो तो कंप्लेंट ही करेंगे। सबसे पहली बात, कंप्लेंट किसको करेंगे? जिससे क्या लिया है? जिस कंपनी से इन्होंने क्या ली है? इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो ये गए, इन्होंने कहा कंप्लेंट, इन रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर दी और कह दिया कि मुझे जो है इस इंश्योरेंस पॉलिसी में वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मिले जो मैं चाहता था। तो इन्होंने इन रिटर्न क्या कर दी? कंप्लेंट कर दी। अब इस कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा? ये 30 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। कौन? आपके इंश्योर्ड। यानी कि इनको 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा कि कंपनी जो है किसी तरीके का डिसीजन ले ले, ताकि ये इनका साथ जो है चीज़ों का क्या हो जाए? ये सेटिस्फाई हो जाए। तो कंपनी को कितना टाइम देना पड़ेगा? 30 दिन। अब होगा क्या? 30 दिन में भी मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया, तो अब इनके पास सेकंड केस क्या रहेगा? तो ये जो आपके इंश्योर्ड थे यानी कि राम थे, वो जाएंगे किसके पास? आपके इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? तो किसके पास जाएंगे?
इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। यानी कि अगर मान लो इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी आपकी 9 अप्रैल को, अगर 9 मई यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर इनका अगर सोल्यूशन हो जाता तो ये इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास थोड़ी जाते। बट सेम टाइम पे क्या हुआ, इनका जो है कंपनी ने किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया, तो ये जा सकते हैं कंप्लेंट के लिए किसके पास, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास। कितने टाइम पीरियड में, तो 1 साल के अंदर जा सकते हैं। यानी कि इन्होंने क्या है 9 मई को कंप्लीट हो गया टाइम पीरियड, यानी कि 9 मई 2023 से लेके 9 मई 2024 तक जो है ये जा सकते हैं किसके पास, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास। बातें समझ आ गई। मान लो ये क्या है, आपके जो इंश्योर थे यानी कि राम थे, ये गए किसके पास, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास, पर गए 1 साल के बाद। कितने साल के बाद, 1 साल के बाद। अगर ये 1 साल के बाद जाएंगे तो दिखती बात है इंश्योरेंस जो ऑम्बुड्समैन है ये इनके केस को जो है एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने टाइम पीरियड कहा था 1 साल के अंदर आना है। कितनी बातें सबको समझ आ गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है इतनी चीज़ें? आगे कंटिन्यू करूँ फिर? ठीक है, तो 1 साल के अंदर ये सब दिक्कतें हो गई किसको, आपके ये गए तो ओके, नहीं गए तो क्या हो जाएगा, इनकी जो है पॉलिसी को जो है कंसिडर नहीं करेंगे, कौन, आपके इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगर आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जाना चाहते हैं तो आपके इंश्योरेंस का मैक्सिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम अमाउंट आपका 30 लाख हो सकता है। अगर 30 लाख को एक्सीड कर रहा है तो आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास नहीं जा सकते। अगर 30 लाख को एक्सीड कर रहा है यानी कि अबव है कितना, आपके 30 लाख रुपीज़ से, तो आपको डायरेक्टली कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, ना कि इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास। बातें समझ आ गई, इतना क्लियर है? आगे करेंगे कंटिन्यू। अब देखो इस चीज़ में क्या हुआ, 30 लाख तक के जो है मैक्सिमम इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है आप अपील कर सकते हो कहाँ पे, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास। अब होगा क्या, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जाना डायरेक्टली तो आप ऐसे नहीं जा सकते हो। सबसे पहली बात मैंने कहा 17 ऑफिस जो है फंक्शनल है कहाँ पे, आपके इंडिया में। ठीक है, कहाँ पे फंक्शनल है, इंडिया में। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि इंडिया में जो है आप किस जोन में फॉल करते हो। यानी कि अगर मान लो नोएडा आपका रीजन है, नोएडा के पास में जो है आपका जो ऑफिस है किसका, आपका इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का, दिल्ली में है। इसका मतलब आपका जोन कहाँ है, दिल्ली में। अगर आपको बिल्कुल पास में पड़ता है तो आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन, यानी कि क्या करोगे, आप विजिट कर सकते हो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के ऑफिस में। यानी कि यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आसपास कोई ऑफिस नहीं है तो आप कैसा मोड ले सकते हो, ऑफलाइन मोड ले सकते हो। क्या बातें क्लियर है? बट सेम टाइम पे अगर मान लो ऑफिस काफ़ी दूर है, आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन मोड का यूज़ कर सकते हो। बातें समझ आ गई? अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो इसका मतलब आप ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करा जाएगा और फॉर्म के साथ जो है एक आपको ब्लैंक पेज जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और ब्लैंक पेज में अपनी कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। अगर आप जाते हो ऑनलाइन मोड से, इसका मतलब क्या है, अगर आपने ब्लैंक पेज पे अपनी क्या लिख दी, कंप्लेंट लिख दी, तो उसको क्या करोगे, डिपॉजिट कर दोगे किसको, आपके इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के ऑफिस में। पर सेम टाइम पे अगर आपने जो है ऑनलाइन मोड को यूज़ किया है तो आप जो है किस साइट पे जाओगे, IRDAI की साइट पे जाओगे और वहाँ पे जाके क्या करोगे, आप मेल कर सकते हो किसको, आपके इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को रिगार्डिंग योर कंप्लेंट। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे कंप्लेंट जा चुकी है किसके पास, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास। अब इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जो है आपकी अगर कंप्लेंट जा चुकी है तो ये नेक्स्ट जो है इनिशिएटिव क्या लेंगे आपकी कंप्लेंट के रिगार्डिंग। तो इसके बाद ये क्या करेंगे, आपके 2 तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। एक को कहते हैं मीडिएशन। क्या कहते हैं, मीडिएशन। या तो ये मीडिएशन को यूज़ कर सकते हैं या फिर अवार्ड। तो 2 तरीके से फंक्शनिंग होती है, एक को क्या कहते हैं मीडिएशन, एक को क्या कहते हैं अवार्ड कहते हैं। मीडिएशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो रहता है 15 दिन। कितना दिन रहता है, 15 डेज। यानी कि मीडिएशन में क्या करेंगे, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन दोनों पार्टी को बुलाएंगे। किनको बुलाएंगे, दोनों पार्टी को।
यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को भी बुलाएंगे और साथ में इंश्योर्ड को भी बुलाएंगे, दोनों को आमने सामने बिठाएंगे, कहेंगे अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लो। ठीक है, मान लो 15 दिन के अंदर मैटर अगर सॉल्व आउट हो जाता है तो मीडिएशन कहोगे आप। पर इनकेस मान लो 15 दिन में कभी आपकी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि आपकी मान लो इंश्योरर नहीं आए, हो सकता है कभी आपके जो है इंश्योर्ड नहीं आए, तो 15 दिन में यही सिलसिला चलता रहा, कभी इंश्योरर नहीं आए कभी इंश्योर्ड नहीं आए, तो उस केस में क्या है, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो इनकी फंक्शनिंग रहेगी वो रहेगी अवार्ड। अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, मान लो इनकेस ये आ ही नहीं, फिर क्या होगा, 3 महीने लेंगे कौन, आपके इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन। किस लिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे किसका, आपके इंश्योर्ड के केस का। किसका रिव्यू करेंगे, इंश्योर्ड के केस का रिव्यू करेंगे। इतनी बातें क्लियर है। जब ये रिव्यू करेंगे इंश्योर्ड के केस का तो होगा क्या, अब इन्होंने 3 महीने लिया अपना टाइम पीरियड, यानी कि 3 महीने के अंदर इनका काम यही है। अब होगा क्या, या तो ये फेवर में दे देंगे केस किसके, आपके इंश्योर्ड के, या फिर हो सकता है केस जो है फेवर में नहीं होगा किसके, आपके इंश्योर्ड के। क्या बातें क्लियर होगी, एक में फेवर में रहेगा, एक फेवर में नहीं रहेगा। अगर फेवर में आ जाता है तो इसका मतलब इनको क्या मिलेगा, अवार्ड, यानी कि इनको क्या है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा वापस। बातें समझ आ गई। अगर मान लो फेवर में नहीं रहा तो फिर क्या होगा, ये जाएंगे किसके पास, आपके कोर्ट के पास, यानी कि ये कोर्ट में तब तक केस नहीं कर सकते जब तक इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन जो है आपका डिसीजन ना दे दे। क्या बातें सबको समझ आ गई, क्या इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन सबको क्लियर है, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया? एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, इसके बाद मुझे प्रिंसिपल्स करवाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन और साथ में प्रिंसिपल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सारे करंट अफेयर करेंगे, फाइनेंस हो चाहे इंश्योरेंस हो चाहे आपके एब्रीवेशंस हो, जो भी आपके करंट में चल रहे, जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज है। बातें क्लियर होगी, चलो ठीक है। जल्दी जल्दी आपने बताना है मुझे, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की मैंने बात करी, पहली बार इनको लॉन्च किस ईयर में किया गया, 2017 में किया गया। उसके बाद आपने मुझे बताना है, अगर हम बात करें इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की तो इनको अपॉइंट कौन करते हैं, कौन करते, काउंसिल का, इंश्योरेंस काउंसिल, जिसमें जो है मेंबर्स होते हैं कौन कौन, आपके IRDA के चेयरमैन, LIC के चेयरमैन, GIC-RE के चेयरमैन और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। बातें समझ आ गई। उसके अलावा आपने मुझे बताना इनका टाइम पीरियड कितना होता है, टेन्योर कितना है, क्या इनकी एक्सटेंशन हो सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है पर एक कंडीशन के साथ, 70 इयर्स मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद इनकी एज उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपने मुझे बताना है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के कितने ऑफिसेज इंडिया में फंक्शनल है, 17 है। LIC की बात करें तो LIC के कितने सैटेलाइट ऑफिसेज है, 1381, कितने जोनल ऑफिसेज है, 8 है, कितने हैं, 8 है। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है, LIC के चेयरमैन का नाम सिद्धार्थ मोहंती, जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंटेड है। उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है GIC-RE के चेयरमैन देवेश श्रीवास्तव, और सेम टाइम पे आपने मुझे बताना IRDA के चेयरमैन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहा डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट के चक्कर में कंप्लेंट करनी पड़ती है। मान लो इन्होंने कंप्लेंट कर दी, उसके बाद इनको कंपनी को कितना टाइम देना पड़ता है, 30 डेज। मान लो 30 डेज में मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, फिर उसके बाद एक कंप्लेंट कर सकते हैं फॉरवर्ड किसको, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन को, कितने टाइम पीरियड के अंदर, 1 ईयर। अब एक चीज़ और है जो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, फिर 1 ईयर का पीरियड हो गया, चलो ठीक है। अब मान लो इन्होंने 1 ईयर में चले गए वहाँ पे, फिर उसके बाद इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन करेंगे क्या, या तो आपको कंप्लेंट देना पड़ेगा, 2 आपके पास ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। मान लो आपकी कंप्लेंट कंसिडर होगी, अगर कंप्लेंट कंसिडर होगी फिर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन क्या करेंगे, मीडिएशन और अवार्ड। मीडिएशन सबसे पहला जो इनिशिएटिव वो हमेशा मीडिएशन रहता है, उसका टाइम पीरियड अच्छा 15 दिन हो गए, चलो ठीक है मीडिएशन के। अब आपने मुझे बताना 15 दिन में अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ फिर क्या करेंगे, अवार्ड। कितना महीने का टाइम लेंगे, 3 महीने का। 3 महीने के अंदर सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे किसका, आपके इंश्योर्ड के केस का। बातें क्लियर होगी। मान लो 2 केसेस अराइज होंगे, एक फेवर में एक आपके फेवर में नहीं होगा। अगर इनकेस आपके फेवर में है तो आपको क्या मिलेगा, अवार्ड। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि मैक्सिमम अवार्ड आपको कितना मिलेगा,
बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। जब बात हमने करी कि मैक्सिमम 30 लाख हो सकता है तो अवार्ड भी तो बंदे को 30 लाख ही मिलेगा, इससे एक्सीड क्यों करेगा? इसका मतलब मैक्सिमम जो अवार्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा? 30 लाख ही मिलेगा। बातें समझ आ गई? यहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बार इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की फाउंडेशन किस ईयर में हुई? दूसरा, बंदे का टेन्योर कितना है? तीसरा, आपकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उस काउंसिल में कौन कौन होते हैं? हो सकता है मे भी उनकी नेम पूछ ले। उसके बाद आपका टेन्योर कितना होता है? मैक्सिमम एज कितनी है? उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी को कितना टाइम देना पड़ता है, कितने डेज, यानी कि अगर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास गए हो तो कितने साल के अंदर जाना है। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, उतने से एक्सीड नहीं करना है, अदरवाइज आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। बातें समझ आ गई? कितने टाइम पीरियड तक, जब तक आपका इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन अगर डिसीजन नहीं देता, कितने टाइम पीरियड तक आप नहीं जा सकते कोर्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि जब तक इनका अवार्ड वाला फंक्शनिंग यानी कि मीडिएशन में हो जाए ओके, नहीं होता है तो अवार्ड तक जाना पड़ेगा। क्या बातें सबको क्लियर है? क्या इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन से किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो? बातें क्लियर है? अब हम नेक्स्ट जो करें वो करें प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देखो, जब मैंने आपको इंश्योरेंस पढ़ाया था तो मैंने बेसिक सी एक बात कही थी कि इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरह का क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में होता है आपका? बिटवीन इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर, यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं। पर इसका मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन अच्छे बने रहे इसके लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल बनाए गए होंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल के बारे में तो इसका मतलब ये है कि मान लो ये कोई पर्सन है जो कि इंश्योर्ड है। क्या है आपका? इंश्योर्ड है। और पर्सन का नाम क्या है आपका? राम। अब ये इंश्योर्ड है, इसने जो है पॉलिसी लेनी है, कौन सी? आपकी हेल्थ पॉलिसी। कैसी लेनी है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। इसका मतलब आप जो है LIC से ये ले रहा है तो LIC ये नहीं कह सकती आप कोई और पॉलिसी ले लो। इसका इंटरेस्ट किस में? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, जिसमें इसकी फैमिली का एंटायर कवरेज हो। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या सबको समझ आ गया? जिसमें इंश्योर्ड का इंटरेस्ट होगा वो वही पॉलिसी लेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? नेक्स्ट पे स्विच करूं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या है आपका? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है? यानी कि चाहे वो हो इंश्योरर, चाहे वो हो आपका इंश्योर्ड, दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रस्ट एंड फेथ रिलेशन रखने पड़ेंगे। यानी कि मान लो मैं इंश्योर्ड हूँ, मैंने क्या किया? मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया और गाड़ी पहले से ही ख़राब कंडीशन में थी, मैंने उसका इंश्योरेंस ले लिया और उनको प्रेजेंट ऐसे करवाई अपनी कार कि बिल्कुल अच्छी खासी कंडीशन में है। उन्होंने भी सोचा अच्छी खासी है और थोड़ी टाइम के बाद क्या हो गया? लॉस हो गया। इसका मतलब मैंने इंश्योरर से सारी बातें छुपाई कि मेरी प्रॉपर्टी थी वो ख़राब कंडीशन में थी। इसका मतलब ट्रस्ट एंड फेथ यानी कि गुड फेथ रिलेशन नहीं थे। इसका मतलब मैंने इनको सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करी। तो ये जो है सेकंड प्रिंसिपल है किसका? आपके इंश्योरेंस का। क्या इतनी बातें सबको क्लियर होगी? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। समझ तो आ रहा है? अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखना है आप लोगों ने। देखो, जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही आप क्लेम कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक पर्सन है जिसका नाम क्या है? राम। और ये कैसा पर्सन है? आपका इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि इसने पॉलिसी परचेज कर ली है। इसका मतलब इसके पास कोई प्रॉपर्टी थी, यानी कि इसके पास क्या थी? इसकी बिल्डिंग थी। क्या थी? बिल्डिंग। अब मान लो वो बिल्डिंग का जो है इसने क्या करवाया? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस करवाया भी कितने का? 8 लाख रुपए का। कितने का करवा दिया? 8 लाख रुपीस का। बातें क्लियर होगी? यानी कि आपकी पूरी बिल्डिंग की कंडीशन देखी जाती है, उसी के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब हमने क्या कहा? इनकी जो बिल्डिंग थी अच्छी खासी बिल्डिंग थी और इन्होंने जो है इंश्योरेंस करवाया कितने रुपीस का? आपके 8 लाख रुपीस का।
मान लो आने वाले टाइम में जो है कंडीशन होगी कि इनका लॉस हो गया और डैमेज हो गया किसकी, आपकी बिल्डिंग का, तो इनका जो टॉप वाला पोर्शन था ना, यानी कि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने की वजह से क्या हो गया, आपका बेसिक सा जो ऊपर का स्ट्रक्चर था ना उसमें जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसका मतलब पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, सिर्फ अपर पार्ट में डिस्ट्रक्शन हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कभी पूरा पैसा नहीं देगी। इसका मतलब जितना लॉस हुआ उतना पैसा देगी। मान लो इनका लॉस जो है 2 लाख रुपए का हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी इनको 8 में से 2 लाख देगी। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जितना लॉस हुआ है उतना ही इंश्योरेंस मिलेगा। इसका मतलब 8 में से बचे हुए 6 लाख क्या आपके प्रॉफिट होंगे? बिल्कुल नहीं। इंश्योरेंस का मतलब होता है रिस्क कवर, इंश्योरेंस का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपसे ये पेपर में पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर आप प्रिंसिपल में ये मेंशन कर सकते हो कि आपका इंश्योरेंस का मतलब रिस्क कवर होता है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में ये बात कह सकते हो। बातें क्लियर होगी। एक केस तो ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में। दूसरा केस क्या हो सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, ये पर्सन था राम, इसकी अच्छी खासी क्या थी, आपकी फैक्ट्री थी। क्या थी आपकी? फैक्ट्री। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इंश्योरेंस ले लिया, और इंश्योरेंस जो परचेज किया वो कर लिया 15 लाख रुपीज़ का। कितने का कर लिया? 15 लाख रुपीज़ का। पर इन्होंने क्या किया, इनकी बिल्डिंग 15 लाख की थी, इंश्योरेंस इतने का ही होना था, बट सेम टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया, टाइलें वाइलें लगा दी, बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग बना दी। तो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल थोड़ी LIC या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट था वो कितने का हो जाएगा? 18 लाख का, क्योंकि इन्होंने इसको और ज़्यादा फर्निश कर लिया, बट समहाउ ये चीज़ यहाँ पे नहीं हुई थी। क्या बातें क्लियर होगी? तो इसका मतलब मान लो आने वाले टाइम में कभी इनकी फैक्ट्री में आग लग जाए, फायर लग जाएगी, तो दिखती बात है सब खराब हो जाएगा, सब खत्म हो गया। तो इसका मतलब इनको क्या हो गया? लॉस हो गया। अब ये क्लेम करेंगे इंश्योरेंस किससे? आपकी इंश्योरेंस कंपनी से। जब ये क्लेम करने गए इंश्योरेंस, तो हुआ क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा आपने इंश्योरेंस सिर्फ 15 लाख का लिया है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं कि आपने 3 लाख का एडिशनल क्या मटेरियल लगाया। इसका मतलब आपका जो है इंश्योरेंस अगर आपने 15 लाख की ली है तो आपको 15 ही लाख मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर कितना बनता है आपका। क्या सारी बातें क्लियर होगी? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट पे प्रोसीड करूं तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ आपको। इसमें होता क्या है, अगर आप बात करो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में, तो मान लो 2 गाड़ियां हैं, रोड पे चल रही है, दोनों क्या है? कार्स है। बिल्कुल ये वाला पर्सन सही चल रहा था, ये वाला थोड़ा रैश ड्राइविंग कर रहे थे। अब हुआ क्या, इन्होंने भी इंश्योरेंस ली, इन्होंने भी इंश्योरेंस ली है। सेम टाइम पे ये तो अपने राइट पाथ पे थे, पर वो थोड़ी रैश ड्राइविंग कर रहे थे। हुआ क्या? एक्सीडेंट हो गया, दोनों को लॉस हुआ। पर देखो ये राइट थे, तो इसका मतलब ये जो है क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस को। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पर्सन डायरेक्टली इससे पैसे नहीं मांगेंगे। ये किससे पैसे मांगेंगे? आपके इंश्योरेंस कंपनी से, जिससे इन्होंने क्या करवाई है? आपकी इंश्योरेंस करवाई है। तो इंश्योरेंस कंपनी इनको पैसा दे देगी। पर इंश्योरेंस कंपनी के पास भी तो पैसा होना चाहिए, तो वो रिकवरी कहाँ से करेंगे? इससे करेंगे, क्योंकि इनकी मिस्टेक थी। अब मान लो ये तो नहीं देंगे इनको डायरेक्टली पैसा, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आपकी मिस्टेक है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अगर ये पैसा नहीं देते तो इंश्योरेंस कंपनी इन पे केस कर देगी, कोर्ट में खींच लेगी। बातें समझ आ गई? पर अब बात ये है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा कहाँ से देंगे? इन्होंने भी तो क्या करवाई है? आपकी इंश्योरेंस। तो जिस कंपनी से इन्होंने इंश्योरेंस लिया वो पे करेगी उस वाली इंश्योरेंस कंपनी को, और वो पे करेंगे इस पर्सन को। क्या बातें क्लियर है? अगर इन्होंने नहीं लिया इंश्योरेंस तो अपने जेब से देना पड़ेगा। इसीलिए गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। और किस एक्ट ने कहा था कि गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए? 1988 का कौन सा एक्ट? मोटर व्हीकल एक्ट। उन्होंने ये कहा था जितनी भी गाड़ियां जो है आपकी किस पे चल रही है, रोड पे, वो सारी इंश्योर्ड होनी चाहिए। और आपको पता होगा पुलिस वाले जगह जगह पे खड़े होते हैं,
ठीक है। वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस के कागज़ दिखाओ। इंश्योरेंस के कागज़ है तो दिखती बात है बच जाओगे, नहीं है तो फिर अच्छी खासी पेनल्टी लग जाती है। कितनी बातें क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए, ठीक है। अगर डेफिनेशन बोलूँगी कुछ नहीं समझ आएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा ईजी वे में करवा रही हूँ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करते हो तो इसमें क्या चीज़ें हैं, तो देखो इसमें होगा क्या, एक पर्सन है, मान लो इस पर्सन का नाम क्या है? राम। क्या नाम है इसका? राम। इन्होंने क्या किया, इनके पास कोई प्रॉपर्टी थी, मान लो इनकी बिल्डिंग थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कल दिन हो सकता है रिस्क हो। इन्होंने क्या किया, ये गए किसके पास? आपकी NICL के पास। इन्होंने कहा आप कर लो मेरा बिल्डिंग का इंश्योरेंस। कितने रुपीस का? 10 लाख रुपए का। कितने का कर लिया? 10 लाख रुपीस का। फिर इन्होंने सोचा यार हो सकता है लॉस डैमेज कभी ये मेरे को पैसा ना दे टाइम पे। इन्होंने सेम टाइम पे सोचा क्यों ना मैं सेम पॉलिसी दूसरे से भी करवा लूँ। तो ये चले गए किसके पास? OICL के पास। इन्होंने कहा मुझे अपनी बिल्डिंग की क्या करवानी है? इंश्योरेंस। और करवानी कितने की है? 10 लाख रुपए की। तो इसका मतलब इन्होंने दो अलग अलग कंपनी से क्या करा? इंश्योरेंस। प्रीमियम दोनों को अलग पे किया। मान लो इनकी बिल्डिंग ही गिर गई, क्या हो गया? बिल्डिंग ही गिर गई, यानी कि बिल्डिंग को क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। क्या इस केस में ये 10 लाख अलग से देगी, ये 10 लाख? नहीं, इस केस में भी दोनों मिलके सिर्फ और सिर्फ 10 लाख देंगे। क्या बातें क्लियर होगी? इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मे भी हो सकता है 7 ये दे दे, 3 ये दे दे, हो सकता है 5 दे दे, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कितनी बातें क्लियर है? नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। अब इसको समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल कंसिडर करो। एक पर्सन है जिसका नाम क्या है? आपका राम है। अब ये जो पर्सन है इसने किया क्या? इसने ले ली इंश्योरेंस पॉलिसी। वो भी कैसे ले ली? आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली ना, तो इन्होंने कहा मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ डेथ के केस में लेता हूँ। किसके केस में? डेथ। पर वो डेथ कैसी होनी चाहिए? वो डेथ होनी चाहिए एक्सीडेंटल। कैसी डेथ होनी चाहिए? एक्सीडेंटल। क्या बातें क्लियर होगी? चलो इन्होंने ये पॉलिसी ले ली। इन्हें समहाउ पता हो नहीं हो, डजेंट मैटर, डेथ आएगी, कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ क्या पता है, कोई चीज़ नहीं पता। तो इन्होंने क्या किया, हुआ क्या, एक दिन चलते चलते क्या हुआ, बिल्डिंग गिर गई। अर्थक्वेक आ गया तो बिल्डिंग गिर गई, यानी कि अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गया? बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। तो जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई। इतनी इंजरीज हो गई कि ये सीरियस हो गए। अब देखो सीरियस हो गए पर डेथ नहीं हुई इनकी। क्या कह रही हूँ मैं? बिल्डिंग गिरने की वजह से भी सिर्फ और सिर्फ इंजरी हुई, डेथ नहीं हुई। पर हुआ क्या, जैसे इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में जाके क्या हो गया, इनको थोड़ा ट्रॉमा लग गया होगा। इन्होंने सोचा बिल्डिंग गिर गई तो इस वजह से क्या हो गया, इनका थोड़ा दिल विल कमज़ोर होगा, तो आ गया इनको क्या? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आ गया और हो गई इनकी क्या? डेथ। अब देखो हार्ट अटैक आके डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस जो कंपनीज़ है उन्होंने कहा हम इनको जो है इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे क्योंकि ये जो है आपके एक्सीडेंट में नहीं मरे, इनको हार्ट अटैक आया है। अब क्या होगा, जो इनके नॉमिनी है वो जाएंगे कहाँ? आपके कोर्ट में। कोर्ट में जाके कहेंगे कि देखो अल्टीमेटली जो है एक्सीडेंट की वजह से ही डेथ हुई है। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ये कहेगा कि बंदे की चाहे कुछ भी कहो, डेथ तो एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ है। क्यों? अगर नहीं गिरते बिल्डिंग तो बंदे को चोट नहीं लगती और बंदे को हार्ट अटैक नहीं आता। तो अल्टीमेटली रीज़न क्या है उसका? एक्सीडेंट। तो इस तरह के केस को कहते हैं हम प्रॉक्सिमेट कॉज, यानी कि आपका नियरेस्ट जो रहता है वो आपका डिसीजन रहता है। तो मैम इसमें यहाँ पे फिर मिलेगा हाँ फॉर श्योर मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने क्या कह दिया, इसकी जो अल्टीमेटली डेथ हुई है ना वो किस वजह से हुई? एक्सीडेंट की वजह से। तो ये बंदा क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस और इसको इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मिलने चाहिए नॉमिनी को। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल क्या, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। क्या बातें समझ आ गई? अब लास्ट प्रिंसिपल है लॉस मिनिमाइजेशन।
लास्ट प्रिंसिपल है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, मान लो कभी हम कह देते हैं अरे मेरी गाड़ी का तो इंश्योरेंस हुआ है, कोई बात नहीं चला लो, आप नहीं भी सीखे, थोड़ा सीख ही रहे हो, कोई बात नहीं, 2-4 हाथ लगा लो आप भी सीख जाओगे। अब ऐसा थोड़ी है मैंने इंश्योरेंस लिया है तो मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है तो मैं इसको ज़बरदस्ती लॉस करवाऊँ। तो इंश्योरेंस कंपनी सामने से कहती है आप जितना मिनिमम लॉस कर सकते हो उतना कम लॉस करना है। ये थोड़ी है कि आपने बाइक की इंश्योरेंस करवाई, ले आज ही कर देते हो इसका काम, ऐसा नहीं। क्या बातें क्लियर हो गई? तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो ये बेसिक प्रिंसिपल थे किसके, आपके इंश्योरेंस के। किसी को कोई डाउट? आज हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, प्रिंसिपल्स हो गए हैं, सब्रोगेशन मैंने डिटेल में समझा दिया है। अब पेपर में क्वेश्चन इन्हीं से डिराइव होते हैं। वहाँ आपको केस दे देते हैं, उनके पर्सन का अमाउंट दे देते हैं, इससे रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। थोड़ा मंडे की क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो 5 से 7 के बीच हम क्लास रखेंगे, उसमें हम करंट अफेयर भी करेंगे, इंश्योरेंस के भी और आपके फाइनेंस सेक्टर के, और जितने भी न्यूज़ में जो है एब्रीवेशन रही है, जो भी टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड है वो सब कर लेंगे। बातें समझ आ गई? किसी को कोई डाउट है अब आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो, समझ आ गया?